हेलो बच्चों, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बड़े नंबर में इस टाइप का जरूर से ज़रूर आएगा। और अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। हर बार एक क्वेश्चन अपरिमेय सिद्ध करने वाला जरूर से जरूर आता है। कह देता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। माने आएगा जरूर, बस हो सकता है वहां पर अंक बदल जाएं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिद्ध करके दिखाने वाले कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और अगर आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख लिया तो √3 को, √7 को, किसी को भी आपको सिद्ध करना होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। आइए विद लॉजिक आप इस क्वेश्चन को समझिएगा और इसके बिहाफ पे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपने एक आध बार इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर से जरूर किया होगा, नहीं किया होगा फिर भी सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमें किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो वहाँ पर हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, विरोधाभासी रूप का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसके विपरीत, जैसे हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय है, तो इसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है और कुछ कैलकुलेशंस करते हैं जो गणित के नियमों के अंतर्गत होता है और उस कैलकुलेशन के पश्चात हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है जो न्याय संगत नहीं होता है, जो गलत हो जाता है। तो हम लोग लास्ट में ऐसा बोल देते हैं कि इसका मतलब जो हमारा मानना था, जो हमारी अवधारणा थी वो गलत थी, इसका मतलब जो हमने परिमेय मान लिया था वो परिमेय नहीं था। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ मानते हैं इसके विपरीत, यहाँ लिखेंगे इसके विपरीत। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हल मीन्स क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, सोल्यूशन में हम लोग कहेंगे यहाँ पर इसके विपरीत, ध्यान देना बच्चों, यहाँ बोलेंगे इसके विपरीत माना, क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसके विपरीत यह मान ले रहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। देखिए ध्यान से, जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान देना, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ P तथा Q, जहाँ P तथा Q क्या है बच्चों, पूर्णांक हैं। जहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक हैं, परंतु Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, इतनी चीज़ें लिखना मस्ट होगा। हमने क्या कहा, इसके विपरीत। किसके विपरीत भाई, हमें सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसके विपरीत चल करके मान लिया कि नहीं, √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, वो एक परिमेय संख्या है। और भाई अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तथा यहाँ मानेंगे डियर स्टूडेंट्स, P तथा Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। ये बहुत जरूरी है। सह अभाज्य का मतलब है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम P और Q की बात करें कि √5 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर P और Q को अगर P/Q के रूप में लिखेंगे तो √5 को P/Q के रूप में लिखेंगे तो P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। समझ में आ रही है बातें डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अर्थात ध्यान दीजिए, अर्थात हमारा जो √5 है डियर स्टूडेंट्स, ये या ऐसे कह सकते हैं, चलो ठीक है ऐसे लिखो, √5 जो है डियर स्टूडेंट्स वो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, हमने माना है कि P और Q जो है वो पूर्णांक हैं, साथ ही साथ P और Q जो है वो सहअभाज्य है, मीन्स इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान समझना, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे देखिए आपको क्या मिलेगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा,
यहाँ पी स्क्वायर अपॉन डियर स्टूडेंट्स कितना मिलेगा क्यू स्क्वायर, इधर लेके आओगे तो हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना पी स्क्वायर। इसी को मान लिया जाता है समीकरण नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो 5 है वो पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो उपरोक्त से या समीकरण 1 से, ध्यान देना उपरोक्त से स्पष्ट है कि, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि 5 जो है वो पी स्क्वायर का डियर स्टूडेंट्स क्या है, एक गुणनखंड है। ध्यान देना, इससे स्पष्ट हो गया कि जो 5 है हमारा वो पी स्क्वायर का क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक गुणनखंड है। अतः 5 पी का भी एक गुणनखंड होगा। ध्यान दीजिएगा ध्यान से, क्या पता चल गया हमको कि जो हमारा कौन है पी है, सॉरी जो हमारा 5 है वो पी का भी क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इतना काम करना है आप लोगों को। फिर आप क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे डियर स्टूडेंट्स समीकरण 1 में, ध्यान देना समीकरण 1 में p इक्वल टू 5r रखने पर, क्या रखने पर, 5r रखने पर, जहां डियर स्टूडेंट्स r बिलोंग्स टू z, अर्थात r जो है क्या है, पूर्णांक है। तो अब ये मान ला करके जब यहाँ पे रखेंगे, देखो आपको क्या मिलेगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ p स्क्वायर है, p की जगह पे जब 5r रख दोगे तो हो जाएगा 5r का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर, 25 कट गया डियर स्टूडेंट्स, q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 5 जो है वो q स्क्वायर का एक क्या है, गुणनखंड है। यहाँ लिखेंगे अर्थात 5q स्क्वायर का एक गुणनखंड है। 5q स्क्वायर क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक गुणनखंड है। अतः यह q का भी एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग डियर स्टूडेंट्स, एक गुणनखंड क्या होगा। समझ में आई बात। देखो ध्यान से, इस पूरे डिस्कशन के बाद देखो हमें क्या रिजल्ट मिला। स्टार्टिंग में हम लोगों ने यह, बस क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग में हमने इसके विपरीत यह माना था कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसको हमने p/q के रूप में यहाँ पर लिखा। और उसके बाद यहाँ पर दोनों पक्षों का जब हमने वर्ग कर दिया तो 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हमें मिल गया। इससे यह बात स्पष्ट हुई कि जो 5 है हमारा, उपरोक्त से स्पष्ट, इससे यह बात स्पष्ट हुई डियर स्टूडेंट्स कि जो 5 है हमारा वो p का एक क्या है, गुणनखंड है। मतलब 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p को भी कर रहा था, तो 5 जो था वो p का एक गुणनखंड था। और यहाँ पर जब हम लोगों ने डिस्कशन किया तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो गया कि 5 जो है वो q का भी एक गुणनखंड है। 5 जो है डियर स्टूडेंट्स वो p का भी एक गुणनखंड है, और साथ ही साथ जो 5 है वो q का भी एक गुणनखंड है। अर्थात p और q में, ध्यान दीजिएगा, p और q में डियर स्टूडेंट्स हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है। जबकि हमने शुरुआत में यह माना था कि p और q जो है वो क्या है, सहअभाज्य है, अर्थात p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा हम लोगों ने शुरुआत में माना था। तो ऐसी गलती इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमारी अवधारणा गलत थी। तो लास्ट में आप लोग एक लाइन बस इतना लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, उपरोक्त से स्पष्ट है कि p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, जो कि हमारी अवधारणा का विरोध करता है। यह विरोधाभास, यह कंट्राडिक्शन हमें इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि शुरुआत में जो हमने माना था, जो हमारी अवधारणा थी वो सही नहीं थी, वो गलत थी। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें, जो मैंने अभी लास्ट में बोला इसको आपको लिखना पड़ेगा। अब डियर स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ पर आपको √7 प्रूफ करने के लिए आ जाए, तब भी ऐसे ही करोगे। जहाँ जहाँ √5 लिखा है वहाँ सब जगह 7 हो जाएगा, सब जगह 7 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आराम से, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में जाकर के आपको जानते हो क्या मिलेगा, यहाँ पर जैसे आपको मिला है कि p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको डियर स्टूडेंट्स मिलेगा कि p और q में, ध्यान दो, वहाँ पर आपको मिलेगा p और
Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, तो वहां पर भी आप लोग यही माने रहेंगे कि उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, और जब आपको कॉमन फैक्टर मिलेगा तो कह देंगे हमारी अवधारणा गलत हो गई, इसका मतलब वो √7 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही अगर आप मान लो √3 आएगा तो √3 में भी यही आपको करना होगा। वहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 3 जाकर के मिल जाएगा। तो आप लोग जब 3 वहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा तो आप लोग लास्ट में बोल देंगे कि हमने शुरुआत में यह माना था कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 3 है, इसका मतलब √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये है कि हमने इस वीडियो में आपको बताया एक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन की हेल्प से आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह स्टूडेंट्स कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक 100% श्योर है आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो हमने आपको एक स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व कराया है ये आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है, इसको आप लोग नोट करिए और इसके जैसे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।